नमस्कार। नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हम समकालीन कविता की काव्यगत विशेषताओं को पढ़ेंगे। इससे पहले की क्लास में हमने नई कविता की शिल्पगत विशेषताओं के साथ समकालीन कविता की 3 विशेषताएं विद्रोही, पीड़ाबोध और विकास, इनके बारे में पढ़ा था। अब आज हम सामान्य उन्मुख विशेषता और जनक्रांति, राजनेताओं के प्रति क्षोभ और भाषा भंगिमा, इनके बारे में पढ़ेंगे और हिंदी गद्य विधाओं का उद्भव और विकास के बारे में पढ़ेंगे। तो समकालीन कविता परिवेश के अनुसार समय की ओर उन्मुख हो गई। चीन और पाकिस्तान के अतिक्रमणों के अवसर पर सामान्य जवानों का बलिदान, लघु दृष्टिगोचर होने वाले लोगों का त्याग, कृषकों, श्रमिकों की महत्ता का अनुभव उभर कर सामने आया। समकालीन कविता नई कविता के उस स्वर का विकास है जो वर्तमान की प्रतिदिन के जीवन की अनुभूतियों को अति सहज रूप में व्यक्त करता है। उन अनुभूतियों को वाणी देता है जो पल पल के अंतर्विरोधों की उपज है। समसामयिक कविता में एक और व्यक्तिगत पीड़ा या स्थिति की विषमता को व्यक्त करने वाले कवि हैं, तो दूसरी ओर स्थिति की विषमता के विरुद्ध विद्रोह का आक्रोश व्यक्त करने वाले कवि भी हैं। क्रुद्ध और विद्रोही पीढ़ी की कविताएं अधिक तेज और धक्का मार वर्तमान जीवन की सड़ांध अधिक प्रत्यक्ष रूप से उभर कर आती है। तो समकालीन कविता में वे कवियत्रियाँ भी आती है जिनमें वर्तमान की व्यथा, अनुभूति के सूक्ष्म, बारीक और संयत स्तर के उभार हैं। नारी की अपनी विशेषताएं होती है जिसके परिणाम स्वरूप कवियत्रियाँ कवियों की भांति सामाजिक विद्रोह के प्रति अधिक रूप से सक्रिय नहीं हो पाती। वे अपने परिवेश के दबाव से अनुभव करती हुई पीड़ाबोध या सौंदर्य बोध को अधिक तीव्रता, गहनता और सफलता के साथ व्यक्त कर सकती हैं। उसके बाद है जनक्रांति। तो कवि को पूरा विश्वास है कि विषम व्यवस्था को दूर करने का मात्र उपाय एक जनक्रांति है। तो एकमात्र जनक्रांति के द्वारा ही अपने अस्तित्व का संज्ञान कराया जा सकता है। इसलिए कवि बैठे बैठे काव्य सृजन में ही अपना समय व्यर्थ नष्ट नहीं करता है, लेकिन वह आगे बढ़कर के एक दावा अग्नि भड़काना चाहता है जो जनक्रांति लाए और विषम व्यवस्था का निवारण कर सके। अगली विशेषता है राजनेताओं के प्रति क्षोभ। तो देश की उत्तरोत्तर हास्योन्मुखी स्थिति के लिए कवि भ्रष्ट राजनेताओं को दोषी ठहराते हैं, क्योंकि इनकी क्षुद्र राजनीति मात्र कुर्सी तक सीमित है। तो इनका दीन ईमान सब कुर्सी है। तो कुर्सी के लिए वे अपना धर्म, ईमान सब बेचने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। तो आवश्यकता के अनुसार दल बदल करना इनका परम धर्म बन गया है। तो कवि ऐसी विषम परिस्थितियों में घबराने और चुप बैठने वाला नहीं है, वह उसका स्पष्ट रूप से विरोध करता है। फिर अगली विशेषता है भाषा भंगिमा। तो समकालीन कवियों की भाषा विचार और भावानुसरण करने वाली है, सपाट बयानी अधिक है, लोकमानस की सहज, सरल और स्वाभाविक भाषा का प्रयोग इसमें किया गया है, और परिवेश की जो विसंगतियां हैं और विद्रूपताएं हैं उनका चित्रण करने में मार्मिक शैली अपनाई गई और वहाँ भाषा को एक नवीन शक्ति प्राप्त हो जाती है। समकालीन कविता की जो भाषा है वो अभिजात्य सांस्कारिक नहीं है, अपितु अनुजन्य आम बोलचाल की भाषा है। तो अप्रस्तुत विधान, बिंब विधान और प्रतीक योजना, इनका आवश्यकता के अनुसार प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार ये थी समकालीन कविता की काव्यगत विशेषताएं। अब है क्षणिकाएं। तो 20वीं सदी में उनके 7वें दशक में गद्य विधा में कहानी का लघु रूप, जिसे लघु कथाएं कहा जाता है, उन्होंने ले लिया। उसके आधार पर पद्य विधा में कविता के लघु रूप में क्षणिकाएं आई थी, जिनका आयाम अति लघु होता है। वर्तमान काल में भी क्षणिकाएं पत्र पत्रिकाओं में
प्रकाशित होती रहती हैं, ये भी समकालीन कविता का एक लघु संस्करण कहा जा सकता है। अब एक बार हम इनके रचनाकारों के नाम देखते हैं। समकालीन कविता के क्षेत्र में नई कविता के कवि भी हैं और 20वीं सदी के 7वें दशक के उभरने वाले कवि भी हैं। तो इन युग कवियों में प्रमुख हैं पद्माकर त्रिपाठी, धूमिल, चंद्रकांत देव, लीलाधर जगुड़ी, विष्णु चंद्र शर्मा और प्रणव कुमार। तो यहाँ तक हमने समकालीन कविता का अध्ययन किया। अब हम हिंदी की गद्य विधाओं का उद्भव और विकास देखेंगे। तो हिंदी की जो गद्य विधाएं हैं उनमें प्रमुख हैं कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी, निबंध और आलोचना। अन्य विधाएं भी हैं जैसे संस्मरण, रेखाचित्र, जीवनी, आत्मकथा और रिपोर्टाज। तो मानव के आदिकाल से कहानी कहने, सुनने और सुनाने की प्रवृत्ति चली आ रही है। विश्व के प्राचीनतम ग्रंथों में कहानी का महत्व है और वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और पुरानी हिंदी में किसी न किसी स्वरूप में कहानी विद्यमान है। इसके अलावा पुराणों में, उपनिषदों, ब्राह्मण ग्रंथों, रामायण, महाभारत, पाली जातक, पंचतंत्र आदि में कहानियों का भंडार भरा है। तो इन सभी कहानियों में उपदेशात्मक या धार्मिक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है और आधुनिक अर्थ में इन्हें कहानी नहीं कहा जा सकता। तो कहानी शब्द की व्याख्या अगर हम देखें तो कहानी शब्द संस्कृत कथानिका, प्राकृत कहानी का और सिंहली मराठी कहानी से विकसित हुआ, जिसका अर्थ है मौखिक या लिखित, कल्पित या वास्तविक या गद्य और पद्य में लिखी हुई कोई भाव प्रदान या विषय प्रदान घटना, जिसका उद्देश्य पाठकों का मनोरंजन करना, उन्हें कोई शिक्षा देना या किसी वस्तु स्थिति से परिचित कराना होता है। तो इसका अंग्रेजी पर्याय स्टोरी होता है। तो आधुनिक हिंदी कहानी का प्रारंभ 19वीं सदी में हुआ, जिसे कहानी या कथा कहते हैं और इसका शाब्दिक अर्थ होता है कहना। तो इस अर्थ के अनुसार जो कुछ भी कहा जाए वो कहानी है, लेकिन विशिष्ट अर्थ में किसी विशेष घटना के रोचक ढंग से वर्णन को कहानी कहते हैं। तो कथा और कहानी पर्यायवाची होते हुए भी समान अर्थी नहीं है, दोनों के अर्थों में सूक्ष्म अंतर आ गया। कथानक व्यापक अर्थ की प्रतीति करता है, इसमें कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी इन सब का समावेश हो जाता है और कथा साहित्य के अंतर्गत मुख्य रूप से कहानी और उपन्यास को ही माना जाता है, जबकि कहानी के अंतर्गत कहानी और लघु कथाएं ही आती हैं। तो यूरोप में विकसित कहानी का स्वरूप अंग्रेजी और बंगला के माध्यम से 20वीं शताब्दी के आरंभ में भारत आया। प्राचीन कहानी और आधुनिक कहानी के स्वरूप में भी पर्याप्त अंतर है। आधुनिक कहानी जनसाधारण मनुष्य जीवन से संबंधित लौकिक, यथार्थवादी, विचारात्मक धरती के सुख तक सीमित है। अब हम हिंदी की प्रथम कहानी के बारे में पढ़ेंगे। तो हिंदी की प्रथम कहानी किसे माना जाए, इस विषय में पर्याप्त मतभेद रहा है। लगभग दर्जन भर कहानियाँ प्रथम कहानी की होड़ में सम्मिलित हैं, जिन्हें आलोचक मान्यता प्रदान करते आए हैं। सन 1803 में हिंदी गद्य में कहानी शीर्षक से प्रकाशित होने वाली प्रथम रचना रानी केतकी की कहानी यह है और इस कहानी के लेखक इंशाअल्लाह खां हैं। ठीक है। और रामरतन भटनागर ने भी इस कहानी को हिंदी प्रथम कहानी स्वीकार किया। रानी केतकी की कहानी के पश्चात राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की राजा भोज का सपना, और भारतेंदु हरिश्चंद्र की अद्भुत अपूर्व स्वप्न, इनका उल्लेख किया जा सकता है। तो जिसमें कहानी की
रोचकता विद्यमान है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक ढंग की कहानियों का आरंभ सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन काल से स्वीकार किया। तो सरस्वती पत्रिका में जो कहानियां प्रकाशित हैं वो इस प्रकार हैं। इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी की कहानी 1900 में प्रकाशित हुई थी सरस्वती पत्रिका में। गुलबहार ये भी किशोरीलाल गोस्वामी की ही कहानी है जो 1902 में प्रकाशित हुई थी। प्लेग की चुड़ैल मास्टर भगवान दास की कहानी है, 1902 में प्रकाशित हुई। 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल की कहानी है, ये 1903 में प्रकाशित हुई। पंडित और पंडितानी गिरजादत्त वाजपेयी की कहानी 1903 में प्रकाशित हुई। और दुलई वाली ये बंग महिला की कहानी 1907 में प्रकाशित हुई। तो इस प्रकार प्रथम कहानीकार किशोरीलाल गोस्वामी तथा प्रथम कहानी इंदुमती प्रमाणित हुई। ठीक है, इंदुमती की चर्चा प्रत्येक समीक्षक ने की है। इस पर टेम्पेस्ट की छाया मान करके इसकी मौलिकता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। रामचंद्र शुक्ल इंदुमती को ही प्रथम कहानी मानते हैं। और रामचंद्र शुक्ल ने लिखा भी है कि यदि इंदुमती किसी बंगला कहानी की छाया नहीं है तो हिंदी की यही पहली मौलिक कहानी ठहरती है। इसके उपरांत 11 वर्ष का समय और दुलाई वाली इनका नंबर आता है। हिंदी कहानी का विकास। तो हिंदी कहानी के विकास में प्रेमचंद केंद्र बिंदु हैं, जिन्हें आधार बना करके प्रेमचंद पूर्वोत्तर और प्रेमचंद परवर्ती युग के विभाग द्वारा संपूर्ण कहानी काल का विवेचन किया जाता रहा है। तो यह कहना कि प्रसाद का महत्व खो जाता है, उनका युग नहीं बन पाता है, वे मूलतः कवि हैं और उनका युग माना जा सकता है, माना भी जाए तो चरणों में अध्ययन वैज्ञानिक न होते हुए भी आसान है, किंतु सन 1950 से आज तक एक ही चरण नहीं माना जाना चाहिए। लगभग 5 चरणों में कहानी के विकास को विभाजित करना ये श्रेष्ठ रहेगा। तो प्रथम जो चरण है वो 1870 से 1915 तक की कहानियों का है और इसमें यथार्थ आदर्श की व्यंजना दिखाई देती है। इंदुमती, दुलाई वाली, 11 वर्ष का समय, जमींदार का दृष्टांत, प्रणयिनी परिणय, छली अरब की कथा, एक टोकरी भर मिट्टी, ये प्रमुख कहानियां हैं। तो जमींदार का दृष्टांत या प्रणयिनी परिणय में परोपकारी भावना का चित्रण किया गया है। एक टोकरी भर मिट्टी में परिणीति परिहित में होती है। जमींदार का दृष्टांत में महाजन कृषकों की परेशानी से अवगत होकर के सोचता है कि मेरे पास अपार धन दौलत है, इनके आर्थिक संकट का निवारण मैं कर सकता हूँ। और प्रणयिनी परिणय में राजाराम शास्त्री की सहायता करता है और परोपकारी वृत्ति के आदर्श के साथ राज्य कर्मचारियों की धन लिप्सा की यथार्थ की ओर भी संकेत किया गया है। जैसे ऐसी चपलता, क्या राज्य कर्मचारी ऐसे ऐसे भयंकर लालच से बच सकते हैं? फिर तब क्या अनर्थ न्यून होने की संभावना हो सकती है? यदि इस समय मैं न होता तो इधर न्यायाधीश अवश्य ही घूस लेकर इसे छोड़ देते। तो 11 वर्ष का समय में प्रेम के आदर्श की अभिव्यक्ति हुई। इस अदृष्ट प्रेम का कर्म और कर्तव्य से घनिष्ठ संबंध रहा है। इसकी उत्पत्ति केवल निस्वार्थ हृदय में ही हो सकती है। तो इस समय की अधिकांश कहानियों में भावुकता और संयोग दिखाई देता है। 11 वर्ष का समय में दीर्घकाल के उपरांत पति पत्नी का जो मेल है वो एक टूटे फूटे निर्जन भवन में होता है। इंदुमती में भी संयोग से ही चंद्रशेखर इंदुमती का अतिथि बन जाता है। राधिका रमन सिंह कृत जो कानों में कंगना में गहरी भावुकता के दर्शन होते हैं। अधिकांश जो कहानियां हैं वो अंग्रेजी और बंगला कहानियों से प्रभावित रही हैं। तो कहानी शिल्प जो है अव्यवस्थित है। मात्र छली अरब की कथा, ये जो कहानी है, और एक टोकरी भर मिट्टी, इनकी शिल्प की दृष्टि से ये कहानियाँ श्रेष्ठ कही जाती है। इन कहानियों का महत्व नहीं है, इतना अवश्य है कि अब तक कहानीकारों के एक मंडल का
गठन हो चुका था और पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से कहानी का एक लोकप्रिय विधा का रूप धारण करती जा रही थी। द्वितीय चरण 1916 से 1935 ईस्वी तक था। ये प्रेमचंद युग कहा जाता है। मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित कहानियों की संख्या लगभग 300 से भी अधिक है, तो जो मानसरोवर के 8 भागों में संग्रहित है। इसके अलावा इनकी कहानियों के जो संग्रह हैं वो हैं सप्तसरोज, नवनिधि, प्रेम पच्चीसी, प्रेम पूर्णिमा, प्रेम द्वादशी, प्रेम तीर्थ और सप्तसुमन। तो प्रेमचंद पहले उर्दू में लिखते थे। उनका उर्दू में लिखा हुआ प्रसिद्ध कहानी संग्रह है सोजे वतन। ये 1907 में प्रकाशित हुआ था, जो स्वतंत्र भावनाओं से ओतप्रोत होने के कारण अंग्रेजी सरकार के द्वारा जब्त कर लिया गया था। फिर सन 1919 में उनकी हिंदी रचित प्रथम कहानी पंच परमेश्वर प्रकाशित हुई। उनकी कहानियों में इसके अलावा आत्माराम, शतरंज के खिलाड़ी, रानी सारंगा, वज्रपात, अलगोजा, ईदगाह, पूस की रात, सुजान भक्त, कफन, पंडित मोटेराम ये विशेष रूप से उल्लेखनीय कही जाती हैं। तो प्रेमचंद की कहानियों में जनसाधारण के जीवन की सामान्य परिस्थितियों, मनोवृत्तियों, समस्याओं, इनका मार्मिक चित्रण हुआ है। तो वे साधारण से साधारण बात को भी मर्म स्पर्शी रूप में प्रस्तुत करने की कला में माहिर कहानीकार थे और उनकी शैली सरल और स्वाभाविक है, जो पाठक के हृदय पर सीधा प्रहार करती है। तो उनकी सभी कहानियाँ एक उद्देश्य के साथ होती हैं। उसमें किसी न किसी विचार या समस्या का अंकन हुआ है, किंतु उससे उनकी रागात्मकता में कोई न्यूनता नहीं आई है। तो भाव, विचार, कला, इन सब का सुंदर समन्वय किस प्रकार किया जा सकता है, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण मुंशी प्रेमचंद की कहानी साहित्य को हम देख करके कह सकते हैं। तो द्वितीय चरण में हिंदी कहानी 2 विशिष्ट धाराओं में विभक्त होकर के चलती है। पहली धारा में व्यक्तिहित या व्यक्ति सत्य के भावात्मक अंकन की है, जिसमें सर्वप्रथम प्रमुख कहानीकार जयशंकर प्रसाद है और राय कृष्णदास, विनोद शंकर व्यास और चतुरसेन शास्त्री इस परंपरा को आगे ले जाने वाले सहयोगी कहे जाते हैं। द्वितीय धारा के विषय में कहा जाता है कि हिंदी के विकास की जो दूसरी दिशा है, इसमें समष्टि सत्य की संवेदना है। तो समष्टि विकास की संचेतना है, समष्टि मंगल की भावना है, समष्टि यथार्थ को आत्मसात करने की प्रेरणा है और प्रेमचंद के कहानी साहित्य से ये आरंभ होती है। तो प्रेमचंद के समसामयिक कहानीकार सुदर्शन और विशंबरनाथ शर्मा कौशिक प्रेमचंद की कथा दृष्टि का समर्थन करते हुए दिखाई देते हैं। तो प्रेमचंद और उनके सहयोगी कहानीकारों ने समकालीन यथार्थ की आदर्शात्मक परिणति मिलती है। अपनी कहानी यात्रा के अंतिम चरण में प्रेमचंद ने स्वयं को आदर्श के मोह से अलग कर दिया था, लेकिन सुदर्शन, विशंबरनाथ शर्मा कौशिक और ज्वालादत्त शर्मा इन्होंने बराबर आदर्शोन्मुख यथार्थवादियाँ कहानी लिखने लगे थे। तो इस दृष्टि से कौशिक की रक्षाबंधन और सुदर्शन की एल्बम और हार जीत और एथेंस का सत्यार्थी ये उल्लेखनीय कहानियाँ हैं। तो प्रेमचंद की कहानी यात्रा के 3 मोड़ माने जा सकते हैं। पहले में पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, नमक का दरोगा, ये प्रारंभिक कहानियों में उनका जो आग्रह है वो पुरातन आदर्शों को प्रतिष्ठित करता है और इन कहानियों में उपदेश का एक छुपा हुआ स्वर भी सुनाई देता है। दूसरे सन 1920 से 1930 के मध्य लिखी गई कविताएं हैं, कहानियां हैं, जो गांधीवादी विवाद धारा के सतह पर है। और तीसरी वे जिनमें मैकू, शेखनाद, दुर्गा मंदिर, सेवा मार्ग आदि कहानियों में प्रेमचंद स्थूल कथात्मकता को छोड़कर के यथार्थ को विश्लेषण और संकेत के स्तर पर ग्रहण करते दिखाई देते हैं। डॉक्टर बच्चन कुमार ने भी कहा कि चरित्रों के चित्रण में मनोवैज्ञानिक सूक्ष्मताओं का समावेश भी उनमें आ गया है। नाटकीयता तथा व्यंग्य के पैनेपन के कारण उसमें
जीवंतमयता और प्रभावान्वित की गहनता आ गई है। तो नशा, पूस की रात, कफन, ये जो कहानियाँ हैं प्रेमचंद की कहानी कला के अंतिम चरण की कहानियाँ हैं। यहाँ तक आते आते प्रेमचंद अपनी सारी आस्थाओं का परित्याग कर देते हैं और जीवन के प्रति उनकी दृष्टि अधिक तीखी और निर्मम हो गई है। तो इन कहानियों में जो सूक्ष्मता और सांकेतिकता विद्यमान है वह नई कहानी की अच्छी कहानियों में भी नहीं है। तो ये कम महत्वपूर्ण नहीं है कि हिंदी कहानी का विकास प्रेमचंद द्वारा सांकेतिक दिशा में ही हुआ है। तो प्रेमचंद की कहानियों में जहाँ एक और युग का सच्चा चित्रण है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक संदर्भों के विश्लेषण की कोशिश है, वहीं दूसरी ओर प्रेम, सहानुभूति, तपस्या, सेवा आदि जो मानवीय मूल्य हैं उनका समर्थन उनमें दिखाई देता है। तो अधिकांश कहानियों में प्रेमचंद ने साधारण जन के जीवन को उसी की भाषा में उपस्थित किया। वे संभवतः पहले कहानीकार हैं जिनकी कहानियों में ग्रामीण जीवन अपनी समूची शक्ति और सीमा के साथ उभर कर आया है। तो अब तक हमने जो हिंदी गद्य विधाएं हैं उनका उद्भव और विकास के साथ साथ हमने हिंदी कहानी के विकास के प्रथम चरण और द्वितीय चरण को पढ़ा। आज की क्लास में बस इतना ही, बाकी हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।